कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा की तैयारी में जुटे प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। विद्यार्थियों, आपकी प्री बोर्ड परीक्षा प्रारंभ हो चुकी है और 16 जनवरी को आपने हिंदी विषय का प्रश्न पत्र भी दिया है। विद्यार्थियों, निश्चित रूप से आपने पूरा प्रश्न पत्र हल किया होगा और सही हल किया होगा, क्योंकि आपको निदानात्मक कक्षाओं में आपकी कठिनाइयों को दूर किया गया है। इसके अलावा वन लाइनर क्वेश्चन बैंक आपको लिखाया गया है, अभ्यास प्रश्न पत्र आपको कराए गए हैं और पाठ्य पुस्तक भी आपने पढ़ी है, तो निश्चित रूप से आपने सब सही किया होगा। विद्यार्थियों, आइए हम उस प्रश्न पत्र का हल जान लेते हैं जो 16 जनवरी को हो चुका है। विद्यार्थियों, सबसे पहला प्रश्न उसमें पूछा था, स्वयं प्रकाश ने संपादन किया। विद्यार्थियों, स्वयं प्रकाश ने वसुधा पत्रिका का संपादन किया। शिवधनुष तोड़ने पर कौन क्रोधित हो उठे थे? विद्यार्थियों, परशुराम जी क्रोधित हो उठे थे। लय, तुक, यति, गति, मात्रा एवं चरण से युक्त रचना को क्या कहते हैं? विद्यार्थियों, ऐसी रचना को छंद कहते हैं। लखनवी अंदाज पाठ की कौन सी विधा है? विद्यार्थियों, यह एक व्यंग है। जिस समास में प्रथम पद विशेषण और द्वितीय पद विशेष्य होता है उसे क्या कहते हैं? विद्यार्थियों, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इसी प्रकार से हिरोशिमा कविता ली गई है। विद्यार्थियों, यह कविता अरि ओ करुणा प्रभामय काव्य संग्रह से ली गई है। दूसरा विद्यार्थियों प्रश्न रिक्त स्थानों की पूर्ति से संबंधित था, जो आपने सही किया होगा। सबसे पहला उसमें पूछा था, गोपियों के लिए श्री कृष्ण हारिल की तरह है, हारिल की लकड़ी की तरह हैं। इसी प्रकार अभिनय तत्व की प्रधानता कौन से काव्य में होती है? विद्यार्थियों, दृश्य काव्य में होती है। वीर, भयानक एवं रौद्र रस में कौन सा गुण होता है? विद्यार्थियों, ओज गुण होता है। बाल गोविंद भगत के गीतों में क्या भाव व्यक्त होता है? प्रभु मिलन का भाव व्यक्त होता है। दो निकटतम स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है विद्यार्थियों, उसे कौन सी संधि कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। साना साना हाथ जोड़ी पाठ गद्य की किस विधा में लिखा गया है? यात्रा वृतांत विधा में लिखा गया है। तो विद्यार्थियों, ये दो प्रकार के ऑब्जेक्टिव थे। तीसरे प्रकार के ऑब्जेक्टिव में विद्यार्थियों सत्य असत्य पूछा गया था, अर्थात एक कथन दिया है और उसमें आपको पूछा था कि कथन सत्य है या असत्य। सबसे पहला था, निराला पूंजीवाद के समर्थक तथा पोषक थे। विद्यार्थियों, यह कथन असत्य है। जहां अलौकिक आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो वहां विभत्स रस होता है। विद्यार्थियों, यह कथन भी असत्य है। उपन्यास में कई कथाओं का समावेश होता है, यह कथन पूर्ण रूप से सत्य है। सभ्यता संस्कृति की पाठशाला है। विद्यार्थियों, यह कथन भी सत्य है। कर्मवाच्य में क्रिया सदैव अकर्मक होती है। विद्यार्थियों, कथन असत्य है। और हिरोशिमा की घटना विज्ञान का सदुपयोग है, यह कथन भी विद्यार्थियों असत्य है। आइए विद्यार्थियों, अगले की बात करते हैं और वो था सही जोड़ी का मिलान कीजिए। विद्यार्थियों, स्तंभ अ और स्तंभ ब में जो बात कही गई है उनका मिलान करना था, तो उसमें सबसे पहला लिखा है उत्साह। तो विद्यार्थियों, उत्साह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। दूसरा, अप्रस्तुत कथन में प्रस्तुत का बोध, इसे अनयोक्ति अलंकार कहते हैं। तीसरा है एक कहानी यह भी। विद्यार्थियों, यह रचना मनु भंडारी की है। लोकोक्ति को मुहावरा भी कहते हैं। रास्ता दिखाने वाला मार्गदर्शक कहलाता है। और खेदुम, विद्यार्थियों, खेदुम देवी देवताओं का निवास स्थान होता है। इसी प्रकार से विद्यार्थियों प्रश्न क्रमांक 5 भी वस्तुनिष्ठ था और उसमें जो प्रश्न पूछा था उसका एक वाक्य शब्द में उत्तर देना था। और उसमें सबसे पहला था, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या है? तो विद्यार्थियों, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म यह है कि वह प्रजा की रक्षा करें तथा कल्याण के कार्य करें।
रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्य, यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है? विद्यार्थियों, पंडित राज जगन्नाथ ने यह परिभाषा दी है। इसी प्रकार शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रतिष्ठित है? शास्त्रों में काशी आनंद कानन के नाम से प्रसिद्ध है। इसी प्रकार से अगला पूछा गया है, महाराणा प्रताप शेर थे, वाक्य में निहित शब्द का नाम लिखिए। उसका नाम था विद्यार्थियों लक्षणा। इसी प्रकार से अमोला किसे कहते हैं विद्यार्थियों? ये प्रश्न आया था, तो आम का उगता हुआ पौधा इसका अर्थ है। फिर भोलानाथ अपने पिताजी को क्या कहकर बुलाते थे? बाबूजी कहकर बुलाते थे। विद्यार्थियों, ये थे ऑब्जेक्टिव जो आपने सही किए होंगे। प्रश्न क्रमांक 6, नई कविता की कोई दो विशेषताएं लिखिए। दो विशेषताएं पूछी गई थी विद्यार्थियों, तो हम लिख सकते हैं नई कविता में व्यक्तिगत अनुभवों, भावनाओं, विचारों को दिखाया जाता है, मौलिकता की प्रधानता होती है। और एक और हम लिख सकते हैं यथार्थवादी दृष्टिकोण होता है। आइए विद्यार्थियों और देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6 के अथवा में जो पूछा था, वह पूछा था प्रगतिवादी काव्य के दो कवियों के नाम तथा उनकी एक रचना का नाम लिखिए। तो विद्यार्थियों, प्रगतिवादी जो काव्य के दो कवि, उसमें सुमित्रा नंदन पंत हैं और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। और सुमित्रा नंदन पंत की जो रचना है वह ग्राम्य है, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो रचना है वह है कुकुरमुत्ता। तो यह था विद्यार्थियों प्रश्न 6 का अथवा। प्रश्न 7 में विद्यार्थियों सूरदास और नागार्जुन की काव्यगत विशेषताएं पूछी गई थी, और उसमें बिंदु दिया था रचनाएं और भाव पक्ष को लेकर। तो आइए विद्यार्थियों एक एक की बात करते हैं। सूरदास की जो रचनाएं हैं उनमें सूरसागर और भ्रमर गीत हैं, और जो भाव पक्ष है तो सूरदास की रचनाओं में प्रेम, वियोग, वात्सल्य का वर्णन किया गया है, और सूरदास की रचनाओं में प्रकृति सौंदर्य का सूक्ष्म और सजीव वर्णन मिलता है। यह है विद्यार्थियों सूरदास की बात। अब हम बात कर लेते हैं नागार्जुन की। विद्यार्थियों, नागार्जुन की जो दो रचनाएं हैं वो है अभिनंदन और युगधारा। और यदि भाव पक्ष की बात करें तो नागार्जुन का काव्य प्रगतिशील एवं यथार्थवाद से जुड़ा हुआ है, और रचनाओं में समाज के शोषित और पीड़ितों के प्रति संवेदना झलकती है। तो विद्यार्थियों ये था प्रश्न क्रमांक 7। आइए प्रश्न क्रमांक 8 की बात करते हैं। उसमें पूछा था परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष तोड़े जाने के लिए कौन से तर्क दिए थे? तो विद्यार्थियों लक्ष्मण ने जो तर्क दिए थे वो थे, धनुष बहुत पुराना था और राम के हाथ लगते ही टूट गया, और बचपन में हम बहुत से धनुष तोड़ देते थे, तब तो आप इतना गुस्सा नहीं करते थे। ये तर्क लक्ष्मण ने दिया है। प्रश्न क्रमांक 8 के अथवा में जो पूछा गया था विद्यार्थियों, वो पूछा था उत्साह कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? तो लिखा है बादल हृदय में उत्साह भरने और संघर्ष के लिए प्रेरित करने वाले होते हैं, और बादल जीवन में नवीनता लाने की ओर संकेत करते हैं। विद्यार्थियों ये जो मैं आपको उत्तर बता रहा हूँ ये आदर्श उत्तर हो सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी इन उत्तरों से संबंधित यदि आपने बात लिखी है तो वे बात भी आपकी सही मानी जाएगी, और उस पर भी आपको पूरे नंबर मिलने वाले हैं। आइए विद्यार्थियों प्रश्न क्रमांक 9 को जान लेते हैं। कवि नागार्जुन के अनुसार फसल क्या है? विद्यार्थियों कवि नागार्जुन के अनुसार फसल पानी, मिट्टी, धूप, हवा, मानव श्रम का मिलाजुला रूप है। फसल प्रकृति और मनुष्य के परिश्रम का प्रतिफल है। प्रश्न क्रमांक 9 का जो अथवा पूछा है विद्यार्थियों, यह प्रश्न भी बहुत अच्छा पूछा था, और इस प्रश्न को निश्चित रूप से आपने सही किया होगा, क्योंकि इस प्रश्न में पूछा था विद्यार्थियों मर्यादा न लड़ी के माध्यम से कौन सी मर्यादा में रहने की बात कही जा रही है? तो विद्यार्थी इसका अर्थ है मर्यादा न लही के माध्यम से प्रेम की मर्यादा न रखने की
बात कही गई है और प्रेम की सच्ची भावना को समझना चाहिए और उसकी मर्यादा की रक्षा करना चाहिए। यह विद्यार्थियों इसका उत्तर है। आइए और बात कर लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 की बात कर लेते हैं। उसमें है रस के अंग लिखिए। तो विद्यार्थियों आपको मालूम होगा रस का अर्थ होता है आनंद या सुख, और रस के जो अंग है वे 4 हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। प्रश्न क्रमांक 10 जो पूछा है विद्यार्थियों, उसका अथवा में पूछा है मानवीकरण अलंकार की परिभाषा को उदाहरण सहित लिखिए। तो विद्यार्थियों, मानवीकरण अलंकार से आशय ऐसे अलंकार से है जिसमें निर्जीव वस्तुओं को मानवीय गुणों, क्रियाओं या भावनाओं के साथ दिखाया जाता है। और इसके उदाहरण की यदि बात करें तो उदाहरण है फूल हंसे कलियां मुस्काई, कलियां दरवाजे खोल खोल कर। ये विद्यार्थी इसके उदाहरण और भी उदाहरण हो सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 11 दोहा छंद के लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। विद्यार्थियों, दोहा छंद में 4 चरण होते हैं। इस छंद के पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्रा होती है। दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। आइए इसके उदाहरण की बात कर लेते हैं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। ये इसका उदाहरण। और भी कई सारे उदाहरण हैं जिसको आप लिखेंगे तो वो सही होंगे। प्रश्न क्रमांक 11 विद्यार्थी पूछा है दोहा छंद के लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। विद्यार्थियों, उसकी बात कर ली है। काव्य की परिभाषा और काव्य के भेद उदाहरण सहित लिखिए। विद्यार्थियों, काव्य साहित्य की वह विधा है जिसमें किसी कहानी या मनोभाव को कलात्मक रूप से किसी भाषा के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। और काव्य के जो भेद हैं उसमें दृश्य काव्य, श्रव्य काव्य, महाकाव्य, खंड काव्य, मुक्तक काव्य, चंपू काव्य हैं। और विद्यार्थियों, आपको इनके उदाहरण भी लिखने हैं। तो आपके पास जो पुस्तक होगी उसमें इसके उदाहरण दिए हैं, आप उससे तैयार करें। इसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक 12 नाटक और एकांकी में 2 अंतर पूछे गए थे। तो विद्यार्थियों, नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होती है और एकांकी में पात्रों की संख्या सीमित होती है। नाटक में अनेक अंक होते हैं, एकांकी में 1 अंक होता है। इसके अलावा भी विद्यार्थियों नाटक और एकांकी में कई सारे अंतर हैं। उनमें से भी यदि आप यहाँ पर कोई बिंदु लिखते हैं तो वे सही माने जाएंगे और आपको पूरे अंक मिलने वाले हैं। आइए विद्यार्थियों, प्रश्न 12 के अथवा की बात कर लेते हैं। और प्रश्न 12 के अथवा में पूछा है कहानी एवं उपन्यास में क्या अंतर है। तो विद्यार्थियों, कहानी में जीवन के किसी एक खंड का चित्रण होता है और उपन्यास में संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है। इसी प्रकार कहानी का आकार एवं स्वरूप छोटा होता है, उपन्यास का आकार एवं स्वरूप बड़ा होता है। इसके अलावा भी कई सारे अंतर हैं। प्रश्न क्रमांक 13 में पूछा विद्यार्थियों, जो मनु भंडारी है उनकी रचनाएं लिखना है और भाषा शैली लिखना है। तो विद्यार्थियों, मनु भंडारी की रचनाओं में एक प्लेट सैलाब, त्रिशंकु, महाभोज, स्वामी, एक कहानी यह भी है। इसी प्रकार से भाषा शैली में मनु भंडारी की भाषा शैली सरल, सहज, स्वाभाविक अभिव्यक्ति वाली है। मनु भंडारी ने अपनी रचनाओं में वर्णात्मक शैली के साथ साथ समास और संवाद शैली का भी प्रयोग किया है। उन्होंने हिंदी के साथ साथ उर्दू, अंग्रेजी भाषा के शब्दों का प्रयोग किया है। इसी प्रकार से विद्यार्थियों, प्रश्न क्रमांक 13 के अथवा में यशपाल की रचनाएं और भाषा शैली पूछा है। तो विद्यार्थियों, यशपाल की जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं उसमें है पिंजरे की उड़ान, ज्ञानदान, धर्मयुद्ध, फूलों का कुर्ता। और यदि हम भाषा शैली की बात करें तो यशपाल ने अपने उपन्यासों में वर्णात्मक, विश्लेषणात्मक, मनोविश्लेषणात्मक शैली का प्रयोग किया है। खड़ी बोली के साथ साथ तत्भाव, तत्सम, देशज एवं विदेशी भाषा का प्रयोग रचनाओं में किया है। प्रश्न क्रमांक 14 विद्यार्थी, प्रश्न क्रमांक 14 भी बहुत सरल है, जो आपने लिखा होगा शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है। विद्यार्थियों, डुमराव को इसलिए याद किया जाता है क्योंकि मशहूर शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का जन्म इसी स्थान पर हुआ है और डुमराव में ही शहनाई बजाने के लिए इस्तेमाल होने वाली रीड मिलती है। तो विद्यार्थियों, ये जो 14 प्रश्न थे जिनके आदर्श उत्तर मैंने आपको बताए हैं, निश्चित रूप से आपने इनके उत्तर सही लिखे होंगे। और जो मैंने आपको बताया इसके अलावा भी
यदि आपने कोई बिंदु लिखे हैं जो संबंधित प्रश्न के उत्तर के हैं तो उनको भी सही मानकर आपको पूरे अंक मिलेंगे। विद्यार्थियों, बाकी पेपर का हल हम अगले वीडियो में देखेंगे और सुनेंगे, जानेंगे कि क्या उनके उत्तर होते हैं। चैनल पर बने रहें, अपने मित्रों को बताएं, बार बार सुने तो आपको याद हो जाएंगे। जय हिंद।